Hello everyone. Let's start our previous year paper 2013 PGT. तो चलिए इसमें डिस्कस करते हैं। इसके पहले जितने पेपर थे वो हमने सारे अच्छे से एक्सप्लेन कर लिए हैं और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन पर डीपली डिस्कशन करने के साथ उनको करेक्ट आंसर्स के साथ भी फाइंड आउट किया है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं PGT 2013 पेपर प्रीवियस ईयर। पहला क्वेश्चन है हमारा, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी थी। तो ये हमने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह की बात होगी तो बलवंत राय मेहता समिति होगी और अगर 2 स्तरीय की बात होगी तो अशोक मेहता समिति हो जाएगा। मीड के लिए सामान्यीकृत अन्य तथा महत्वपूर्ण अन्य जो है वो किसके सृजन करता है। तो इसमें जो सृजन करता है वो हैं मी के मी मतलब मुझे के। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान की किस धारा में व्यक्त किया गया है कि 14 वर्ष से नीचे की आयु का कोई भी बालक किसी फैक्ट्री या खान में काम नहीं करेगा और ना ही किसी खतरनाक रोजगार में नियुक्त होगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और जब 14 वर्ष से नीचे की बात होगी तो इसमें आएगी धारा 24, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य क्या है। तो ये पहले काफ़ी पूछा जाता था, रिपीटेड क्वेश्चन है और इसमें इसके जो आंसर्स हैं वो करेक्ट नहीं दिए हुए हैं। तो इसमें है पहला, नवीन ग्रामीण संस्कृति का सृजन करना, तो इसकी बात वो नहीं करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए रॉन्ग हो जाएगा। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, किसी में ऑप्शन बी दिया है। राष्ट्रीय आय को बढ़ाना और रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, रहन सहन की दशा को ऊंचा उठाना कम्युनिटी डेवलपमेंट कार्यक्रम का अंतिम उद्देश्य है। पर कहीं कहीं इसमें आंसर बी भी दिया है, तो इस तरह से इसके आंसर्स में जो करेक्ट आंसर है वो नहीं दिया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर मैच कर लें और करेक्ट आंसर्स के साथ लर्न करें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में लिखित में से कौन एक समिति की विशेषता नहीं है। तो समिति आपको मैंने बताया था एक निश्चित उद्देश्य के लिए होता है और उद्देश्य की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाता है, तो उसकी स्थायी प्रकृति नहीं होगी, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ग्रामीण समुदाय का तत्व निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है, तो हम की भावना होता है, क्षेत्र होता है, आत्मनिर्भरता होता है, लेकिन सांस्कृतिक विविधता कम्युनिटी में नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। अर्ध प्राथमिक समूह की बात या प्राथमिक समूह की बात कूले करते हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मैक्स वेबर के अनुसार नौकरशाही की अभिलाक्षणिक विशेषता क्या है। तो इसमें हो जाएगा जो ब्यूरोक्रेसी है वो जो रैशनैलिटी है उस पर बेस्ड होती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। और समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर निम्नलिखित में से किसने बल दिया है। तो संघर्षात्मक जो प्रकार हैं उसमें कोज और सिमिल ही बात करते हैं, यहाँ पे सिमिल दिए हैं तो वही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। रेफरेंस ग्रुप के मुख्य आधार का निर्माण किससे होता है। तो रेफरेंस ग्रुप की बात तुलनात्मक अभावबोध से होती है, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। संघर्षरत दंपति को न्यायिक पृथकता की अवधि अधिकतम कितनी अवधि के लिए दी जाती है। तो अब ये दी जाती है अधिकतम 2 वर्ष के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था जिसने अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की बात की थी। तो 27% आरक्षण की जो बात की थी वो की थी बीपी मंडल ने, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और कहीं कहीं इसका आंसर गलत दिया हुआ है ऑप्शन ए, तो वो करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी ही करेक्ट होगा। और ये कब दिया था, ये दिया था 1992 के जो 93 वाला संविधान संशोधन हुआ था उसमें दिया था। ओके, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विविधीकरण का उदाहरण है ना कि सामाजिक स्थिरीकरण का। तो जब विविधीकरण की बात करेंगे, डिफरेंस की बात करेंगे तो उसमें आ जाएगा लिंग, लेकिन अगर उसमें उच्च निम्न का भाव जुड़ जाता है तो वो हो जाता है स्ट्रेटिफिकेशन, तो वो सारा क्लास और पावर और भूस्वामित्व हो जाएगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन। यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण में आधुनिकीकरण की ओर एक रैखिक विकासात्मक रूप निर्धारित करती है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जब मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन में कुछ आपको लगेगा कि रैशनैलिटी की या थोड़ा एडवांस लेवल की बात होती है,
तो उसमें कौन हो जाएगा, योगेंद्र सिंह ही ऑप्शन आप लगाइएगा। तो इसमें इन्होंने मॉडर्नाइजेशन में कहा रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करेगा, तो यहाँ पे बात किसी कर रहे हैं, वो रैखिक विकासात्मक की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। शास्त्रीय तथा आधुनिक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोणों के बीच में मूलभूत अंतर निम्न में से दृष्टिगोचर होता है। तो जब क्लासिकल से मॉडर्न की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, वो पहले जो क्लासिकल थिंकर्स होते थे वो समष्टि पे बात करते थे, और बाद में जो आते आते मॉडर्निटी की बात होने लगी तो उन्होंने व्यक्ति की, जैसे मैंने आपको क्लासिकल थिंकर्स में दरखाइम को बताया था, तो उन्होंने सोसाइटी को इम्पोर्टेंस दी, यानी समष्टि को, पूरे समाज को उन्होंने इम्पोर्टेंस दी। और बाद में आते आते अगर आप देखेंगे तो जो प्रकार्यवाद है और ये सब जितने भी थिंकर्स थे, तो वो लोग व्यक्ति को इम्पोर्टेंस देने लगे थे, जो इंडिविजुअलिटी को देने लगे थे, उसका मतलब हो गया व्यष्टि। तो समाज से व्यष्टि की तरफ आ गया, तो ये हो गया क्लासिकल से मॉडर्न थ्योरीज, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जबकि इसमें दिया ऑप्शन बी जो कि वो इनकरेक्ट है। तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होगा ऑप्शन ए। तो इस तरह आप देख सकते हैं, हमें हर पेपर में, अभी तक हमने जितने भी पेपर सॉल्व किए हैं उसमें हमें हर पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन तो रॉन्ग मिले ही मिले हैं, जो हमारी मेरिट में अगर हमने इनको लर्न करके अपने आंसर्स को रॉन्ग कर दिया तो हमारी मेरिट में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए आप इनको एक बार फाइंड आउट ज़रूर कर लें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो तो बहुत इजी है। सामाजिक प्रणाली को अक्षुण्ण रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कार्य आवश्यक हैं? नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो आपको इसमें ढूंढना है AGIL, और कुछ भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं अनुकूलन होगा, गोल अटेनमेंट होगा, इंटीग्रेशन होगा और लेटेंसी होगी। तो अनुकूलन हो गया, एकीकरण हो गया और लक्ष्य प्राप्त हो गया और लेटेंसी हो गया। तो इसमें बाकी तो दिया नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है सामाजिक गतिशीलता को क्षैतिज और उदग्र गतिशीलता के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका आंसर जो इसमें बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की बात। तो वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल की बात कौन करता है? सोरोकिन, और इसमें सोरोकिन है नहीं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारा है एक गतिशील समाज का सर्वाधिक विशिष्ट लक्षण है। तो जब एक गतिशील समाज होगा तो उसमें क्या होगा, परिस्थितियों में परिवर्तन का अवसर होगा। हाँ बिल्कुल ही होगा, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। भारत में जजमानी व्यवस्था व्यक्त करता है। तो जो जजमानी व्यवस्था है वो वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान भी करता है और अंतरजातीय संबंध भी होता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी बोथ, ना कि ओनली बी, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जजमानी व्यवस्था में पाई जाती हैं। तो आप क्वेश्चन नंबर 19 को भी नोट डाउन कर लीजिए कि इसके आंसर्स में भी दिक्कत है। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक परिवर्तन में सीमा सिद्धांत जो दिया है वो दिया है सोरोकिन ने, ये करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है? तो सामाजिकरण की एजेंसी फैमिली है, पीयर ग्रुप भी है, स्कूल भी है, इसमें मीडिया सामाजिकरण की एजेंसी नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो इसमें भी दिक्कत है, इस क्वेश्चन नंबर 21 को भी आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सामाजिक स्थिरीकरण का सिद्धांत में कार्यात्मक सिद्धांत के रूप में किसने दिया है? तो जो स्ट्रैटिफिकेशन की बात होती है उसमें सबसे पहले डेविस मोर आते हैं, ये करेक्ट आंसर है। कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित। हाँ, तो नेक्स्ट हमारा था कुछ पश्चिमी देशों में अप्रवासियों के सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देना निम्नलिखित में से किसका अच्छा उदाहरण है? तो जब हम किसी पश्चिमी जब अप्रवासियों के अधिकारों को मान्यता दे रहे हैं तो क्या होगा, हम क्यों उनको मान्यता देंगे? क्योंकि हमें एकीकरण की भावना होगी, तभी हम उनको मान्यता देंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है
औद्योगिक समाज का प्रयोग समाजों का वर्गीकरण में किसने किया है? तो औद्योगिक समाजों का जो समाज में प्रयोग किया है वो मैंने आपको बताया था, मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी किसने बताया था? स्पेंसर ने, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और मैंने बहुत सारे टाइप्स बताए थे स्पेंसर के अकॉर्डिंग कि इन्होंने सोसाइटी की बहुत सारे टाइप्स बताए हैं अलग अलग बेस के आधार पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं या पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार स्पेंसर को जाके हमारे प्लेलिस्ट में अपडेट है और उसमें जाके स्पेंसर के टाइप ऑफ सोसाइटीज़ को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने 4 आधार पे, हर आधार पे अलग अलग, किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4 अलग अलग टाइप्स बताए थे जो हर एग्ज़ाम के लिए, अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मिलिटेंट एंड इंडस्ट्रियल तो बहुत बार पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें इनके जो दूसरे आधार पे इन्होंने टाइप्स बताए हैं वो पूछे जा रहे हैं, तो एक बार आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम गरीबी उन्मूलन, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों को सम्मिलित करता है? तो मैंने इसकी भी ट्रिक बताई थी जब मैंने हायर एजुकेशन का आपको क्वेश्चन सॉल्व कराया था, तब मैंने आपको उसमें बताया था एक ट्रिक के माध्यम से। उसमें मैंने आपको KVS बताया था और उसमें 3, 6, 9 के आधार पे बताया था कि किस तरह से कल्याण, विकास, सशक्तिकरण की जब बात होगी तो उसमें कौन सा नियम लागू होगा। तो इसमें बात कर रहा है कल्याण की, तो जब कल्याण की बात करेगा तो उसमें हो जाएगा विकास में महिलाएं। और ये जो क्वेश्चन है UGC नेट में पूछा जा चुका है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जब भी आप देखेंगे गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की बात जब हो रही होगी, कल्याण और निष्पक्षता पर तैयार कार्यक्रमों की बात होगा, तो उसमें वो विकास में महिलाओं को सम्मिलित करता है। क्लास एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी बुक किसकी है? डेर एंड डाफ की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली चेंज MS गोरे की है, ये भी PGT में बहुत पूछी जाती है। नेक्स्ट है, समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण प्राथमिक रूप से क्या करने की चेष्टा से संबंधित है? तो समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण सामाजिक व्यवस्था को समझने की चेष्टा रखता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक समाज की विशेषताएं नहीं हैं? तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी विशेषताएं ऐसी हैं जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी की नहीं है, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में क्या क्या होता है? विषमांगता, यांत्रिक संहति, गतिशीलता और दमनकारी विधियां। तो ये दरखाइम से रिलेटेड क्वेश्चन है और मैंने आपको बताया था कि जो मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल सोसाइटी है उसमें उन्होंने क्या क्या बताया है। तो जब यहाँ पे मॉडर्न सोसाइटी की बात करेगा तो वो हमें नहीं, मैकेनिकल सॉलिडारिटी वाली फाइंड आउट करनी है। तो उसमें क्या था? यांत्रिक संहति होती थी और दमनकारी विधियां होती थी। तो इस वजह से ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड फोर किस में दिया? ऑप्शन सी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों से उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए जो घटना शास्त्र को स्पष्ट करता है। तो घटना शास्त्र को कौन स्पष्ट करता है? घटना शास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। तो हाँ, घटना शास्त्र साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है। घटना शास्त्र मानव व्यवहार की कार्यात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अन्य परिप्रेक्ष्यों से। तो नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड तो है ही। नेक्स्ट है हमारा, घटना शास्त्र सामाजिक जीवन के संरचनात्मक नियमों की खोज के प्रयास करता है। तो नहीं, ये नहीं करता, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा इसमें फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन डी। किसने समाज का स्वावयवी दृष्टिकोण रखा है? तो स्वावयवी दृष्टिकोण मैंने बताया था, स्पेंसर। नेक्स्ट है, कृषक सामाजिक संरचना की विशेषताएं निम्न में से क्या हैं? तो कृषक समाज की जो विशेषताएं हैं वो भूस्वामी तथा भूमिहीन मजदूर है और भूस्वामी तथा व्यापारी, किसान और ग्रामीण साहूकार, किसान और फसल साझेदार। तो उसमें व्यापारी नहीं आता है। जब उन्होंने कृषक सामाजिक संरचना की बात की है तो उसमें व्यापारी नहीं आएगा। नेक्स्ट है, नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करते हैं? तो नशा मुक्ति केंद्र परामर्श देते हैं, मेडिकल सहायता करते हैं, यौगिक आसन भी सिखाते हैं, इसलिए हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, UGC नेट में भी पूछा गया है और इसके जो ऊपर मैंने बताया था जिसमें व्यापारी समूह नहीं है वो भी UGC नेट में रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसके पहले जो मैंने नशा मुक्ति वाला बताया, ये वाला, ये भी UGC में पूछा जा चुका है। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो UGC के रिपीटेड क्वेश्चन हैं।
इसलिए आप इन पे ज़्यादा फोकस करिएगा। और ये जो सांस्कृतिक विविधता का सूचक नहीं है, ये क्वेश्चन तो कई बार पूछा जा चुका है। तो इसमें प्रजाति में क्या है, विविधता होती है, जाति में विविधता होती है, धर्म में विविधता होती, लेकिन वर्ग में विविधता नहीं होती, क्योंकि वो कोई भी किसी वर्ग में जा सकता है। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारा, कौन लिंग समानता से संबंधित है? तो आर्थिक सशक्तिकरण, समतावादी संबंध और महिलाओं की स्वतंत्रता व स्वाधीनता, शक्ति तथा संसाधनों तक समान पहुंच। तो समानता का क्या मतलब है? जब समान पहुंच होगी तभी तो समानता होगी, तो इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इस सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य को क्या कहते हैं? जो इस सिद्धांत पर बल देता है कि समाज कुछ ज्ञात अवस्थाओं से होकर एक से अधिक बार गुजरेगा। तो यहाँ से आपको आंसर मिलेगा, जब बार बार गुजरेगा तो क्या होगा? चक्रीय विकास हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। मानव विकास के प्रमुख पहलू क्या क्या हैं? तो मानव विकास के आपको प्रमुख पहलू देखना है, और ये क्वेश्चन भी यूजीसी रिपीटेड है, क्वेश्चन यूजीसी में पूछा गया है, ये क्वेश्चन भी यूजीसी में पूछा गया है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा? जीवन प्रत्याशा और साक्षरता और रहन सहन की दशा, ये 3 तो होंगे ही। और ये प्रौद्योगिकी उन्नत और प्राकृतिक संसाधनों की खोज की बात नहीं करते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट में यही 3 मुख्य पहलू हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और रहन सहन की दशा और वो साक्षरता। नेक्स्ट हमारा है, आधुनिकीकरण के संबंध में निम्नलिखित व्याख्याओं पर विचार करना है। तो इसमें क्या है? कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण है, और उद्योग के क्षेत्र में आधुनिकीकरण मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से संचालित मशीनों की ओर रूपांतरित है। तो इसलिए ये दोनों ही सही हैं, और इसमें दोनों की ही ठीक व्याख्या है। क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की बात कर रहा है, तो कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण निर्वाह खेती से व्यावसायिक उत्पादन की ओर रूपांतरण चेंज हो रहा है, और उद्योग के क्षेत्र में मॉडर्नाइजेशन मानव एवं पशु शक्ति के उपयोग से शक्ति चालित जो मशीन की ओर है वो रूपांतरण हो रहा है। तो मॉडर्नाइजेशन तो यही होता है। नेक्स्ट है, कौन सी संस्था कृषक समाज व्यवस्था से नहीं है? तो जब कृषक समाज में नहीं होगा, क्या नहीं होगा? सेकेंडरी उद्योग थोड़ी ना होंगे, कास्ट होगी, जॉइंट फैमिली होगी, कुटीर उद्योग, ये सारे ग्रामीण के होंगे। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ? तो ये बहुत बार पूछा गया है और बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो ये पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। और जो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी वो स्टार्ट हुई थी 14 अप्रैल 1974 से स्टार्ट होके चली थी 31 मार्च तक 1979। तो ये भी पूछता है ना कि कब से स्टार्ट हुई, तो वैसे तो 1974 से 1989 आप याद रखेंगे तो हो जाएगा, लेकिन मैंने डेट भी बता दी 14 अप्रैल। आजकल कोई आप पूछ ले कुछ पता नहीं है, तो 14 अप्रैल 1974 से स्टार्ट हुई थी, 31 मार्च 1989 तक चली थी 5वीं पंचवर्षीय योजना। इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट है कुछ यात्री रेलवे स्टेशन पर ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, इन यात्रियों को क्या कहा जाएगा? तो मैंने आपको जब बताया था सोशल एक्शन, तब उसमें बताया था। अब वो जब ये किसी को ना प्रभावित कर रहे हैं, ना इनसे कोई मतलब, ऐसी भीड़ लगी हुई है, ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, तो ये ना संस्था है, ना समिति है, ना कम्युनिटी है, इसलिए ये सब कुछ भी नहीं है। ऑप्शन डी। किस वर्ष छठी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ हुई थी? तो छठी पंचवर्षीय योजना शुरू हुई थी 1980 में, इम्पोर्टेंट है। ड्यूमो ने जाति को निम्नलिखित में से किस आधार पर संप्रत्ययीकृत किया था? तो ड्यूमो का पता ही है आपको, पवित्र में वो बांटते हैं। निम्न में से किसका सिद्धांत दबाव सिद्धांत कहलाता है? तो दबाव सिद्धांत डेरेनडार्फ का कहलाता है। निम्न में से कौन सा विकास की गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है? तो विकास की गांधीवादी पक्ष का भाग नहीं है सहकारी संघर्ष, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट की वो बात नहीं करते हैं। सामुदायिक की पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य निम्नलिखित के माध्यम से अपराध को रोकना और नियंत्रित करना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी यूजीसी में पूछा गया था, रिपीटेड है, और ये भी यूजीसी में पूछा गया, ये दोनों ही रिपीटेड हैं। तो इसमें पुलिस व्यवस्था का लक्ष्य क्या है, किसके माध्यम से अपराध रोकेंगे? तो पुलिस और जनता दोनों के ही माध्यम से अपराध को रोकने की बात करते हैं, और ये दोनों यूजीसी में आए हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होने की पॉसिबिलिटी
होती है अगर रिपीट होते हैं तो। स्थायी जनसंख्या संरचना के लिए निम्नलिखित में से एक प्रक्रिया का चयन करना है। तो ये क्वेश्चन जो है ये भी यूजीसी में आ चुका है, पूछा जा चुका है, ये भी रिपीटेड है। तो ऐसी जनसंख्या संरचना चुन रही है जो एक प्रोसेस के रूप में है। तो इसमें क्या होगा, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर, और स्थिर बढ़ती हुई जन्म दर, मृत्यु दर घटती हुई, तो ये नहीं हुआ, स्थिर जन्म दर और मृत्यु दर से ही स्थायी जनसंख्या होगी, क्योंकि स्थायी जनसंख्या की बात कर रहा है वो। निम्नलिखित का वर्धमान जटिलता के अनुसार सही क्रम बताना है। तो जटिलता के अनुसार जब आप सही क्रम लगाएंगे तो आपको ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा, कई बार पूछा जा सकता है। अखेट, एकत्रीकरण, कृषक, चारागाही, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक। एकत्रीकरण, चारागाही, अखेट, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक। अखेट, चारागाही, कृषक, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक। कृषक, एकत्रीकरण, अखेट, बागवानी, औद्योगिक और उत्तर औद्योगिक। तो ये तो आपको पता है कि उत्तर औद्योगिक सबसे बाद में होगा, अखेट सबसे पहले होगा। तो आपको यहीं से आंसर मिल गया कि 2 में अखेट और उत्तर औद्योगिक लास्ट में है। तो यहाँ आपको फाइंड आउट करना है ए और सी में। अब आपने देखा कि अखेट के बाद में क्या आता है, अगर आपको ये याद रहेगा कि अखेट के बाद में तुरंत चारागाही आएगा तो आप आंसर फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस में आपको ऐसे ही लगाने में यही 2 चीज़ ध्यान रखनी होती है। एक तो आप फर्स्ट और लास्ट याद कर लीजिए, दूसरा आप फर्स्ट के बाद वाला और लास्ट के पहले वाला। तो अखेट के बाद आएगा चारागाही और उत्तर औद्योगिक के पहले आएगा औद्योगिक, तो आप यहाँ से कर लेंगे। और कृषक बीच में हो जाएगा, 2 इसके पहले 2 इसके पहले। कृषक के पहले 2 चीज़ें रहेंगी, कृषक सेंटर में रहेगा। तो कृषक के पहले क्या होगा, अखेट, चारागाही, और कृषक के बाद क्या होगा, औद्योगिक, उत्तर औद्योगिक। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। संपूर्णानंद आश्रम की बात किससे संबंधित है? संपूर्णानंद आश्रम जैसे ओपन होता है वैसे ही संपूर्णानंद आश्रम ओपन जेल के नाम से जाना जाता है। एक नगर, कस्बा, एक गांव किसका उदाहरण है? तो ये एक है, ये कम्युनिटी के उदाहरण है। नेक्स्ट है, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक कृत्य का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? तो ये क्वेश्चन है, मैंने आपको जब मैक्स वेबर का सोशल एक्शन पढ़ाया था तो बताया था, 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे का साथ टकराना, टकरा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति, आपस में कोई इंटरेक्शन नहीं हुआ, किसी को प्रभावित नहीं किया, तो कुछ नहीं है। 2 साइकिल सवारों का एक दूसरे के टकराने के बाद घूसेबाजी करना, तो मैंने बताया था सोशल एक्शन में जब वो एक्शन दूसरे को प्रभावित करेगा तभी माना जाएगा, अदरवाइज नहीं माना जाएगा। तब उन्होंने टकराने के बाद जब घूसेबाजी की तो इसका मतलब है एक दूसरे से प्रभावित हो गए और फिर गुस्से में आके उन्होंने की, तो इसलिए ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और मैंने आपको ये भी एग्जांपल दिया था कि वर्षा प्रारंभ होने पर व्यक्तियों ने छाता खोला, तो क्या छाता खोलना सोशल एक्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सबने जब बारिश की वजह से खोला तो कोई किसी से प्रभावित थोड़ी ना हुआ, सबने अपने अपने बचाव के लिए छाता खोला, तो इस वजह से ये ऑप्शन नहीं होगा। तो आप अगर हमारे वीडियो को ये फर्स्ट टाइम देखते हैं तो जो भी मैं की पॉइंट बता रही हूँ वो मैंने आपको डीपली एक्सप्लेन किया है। तो आप अगर हमारी एक बार थिंकर की वीडियोस को जाके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रोसेस है जो सोशल प्रोसेस नहीं है, सामाजिक प्रक्रिया नहीं है? तो सामाजिक विघटन सामाजिक प्रक्रिया है। सामाजिक विघटन को 2 बार इन्होंने लिख दिया है, दोनों ही हैं। और एकीकरण जो है वो सामाजिक प्रक्रिया है, संवेदनशीलता सामाजिक प्रक्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऑगस्ट कॉम्ट का पनामा दाता मैंने जब आपको पढ़ाया था तब भी बताया था कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और आज भी बता रही हूँ, यूजीसी में रिपीट हुआ है। और मैंने आपको जब कॉम्ट पढ़ाया है तो उसमें एक्सप्लेन किया है कि इनके जो परामर्शदाता थे वो कौन थे, सेंट साइमन, जो कि बहुत पूछा जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है। पीजीटी में तो स्टार्टिंग में ही 2000 या 2002 में पूछा गया था, अभी फिर रिपीट हुआ 2013 में, और यूजीसी नेट में भी पूछा जा चुका है। तो इसलिए आप इस पर थोड़ा सा फोकस करके इसको पढ़िएगा। तो ऑप्शन इसमें तो नहीं अभी दिया, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक विधि, अब यहाँ पे इसने पूछ लिया मॉडर्न विधि की क्या प्रति है, उसके पहले उसने उसकी मैकेनिकल की पूछी थी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्षतिपूरक, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, आप दरखाइम वाला लेक्चर देख लीजिएगा। सोशल कंट्रोल क्रियाशील होता है कब? औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के नियम के द्वारा ही सोशल जो कंट्रोल है वो क्रियाशील होगा। पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को अस्वीकार नहीं करती है? तो इसमें क्या होगा, प्रभावी सामाजिक रूपावली या प्रभावी पश्चिम विश्वदृष्टि। 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं जो हैं वो इस बात को वो नहीं करती हैं, तो इस वजह से
इसका आंसर दे रखा है इन्होंने बी। और औद्योगिक समाजों की भौतिक उपलब्धियां, जीवनमुखी मूल्यों का गुणवत्ता। तो ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं कि इनको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। फिलहाल हम इसका आंसर ऑप्शन बी को ही मानते हैं। क्वेश्चन हमारा है पर्यावरण की समस्याओं और पर्यावरण संबंधी ज्ञान में वृद्धि किस बात को रिजेक्ट करती है, स्वीकार नहीं करती है, मतलब स्वीकार करती है। थोड़ा सा घुमावदार क्वेश्चन लिखा है, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन में हो रहा है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि किस बात को स्वीकार करती है, मतलब अस्वीकार नहीं करती है। तो 20वीं सदी के अंत में कोई उत्तरवर्ती या जोखिम संस्थाएं जो थी उस बात को ये स्वीकार नहीं करती है, मतलब स्वीकार करती है। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगात्मक प्रोसेस है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। तो आपको जब हम प्रोसेस पढ़ाएंगे तब आपको एक्सप्लेन करेंगे उसमें। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको सहयोगी ढूंढना है, और ये रिपीटेड है, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। सहयोग होगा, संघर्ष नहीं होगा, कंपटीशन नहीं होगा, सात्वीकरण हो जाएगा। तो पहला हो जाएगा और चौथा हो जाएगा, और ये दिया ऑप्शन डी में, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सिद्धांतवादियों का समीक्षात्मक संप्रदाय आर्थिक निश्चयवाद तथा सामाजिक जीवन के अन्य पहलुओं का असंतुलन किस प्रकार ठीक करता है। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि वो आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करके करता है। अब इसमें ऑप्शन ये आपको याद करना है, आर्थिक निश्चयवाद और सामाजिक की बात करता है। तो कहीं आपको कन्फ्यूजन ना हो जाए आर्थिक के साथ सामाजिक होगा, जबकि बात यहाँ कर रहा है आर्थिक के साथ सामाजिक की, लेकिन फिर भी इसका आंसर माना है आर्थिक के साथ सांस्कृतिक का। और ये कई उसमें माना गया है, और ये करेक्ट आंसर है। तो इसलिए आपको यही ध्यान रखना है कि कहीं आप आर्थिक और सामाजिक को देखते हुए आर्थिक और सामाजिक ना कर दें। आपको आंसर लगाना है इकोनॉमिक एंड कल्चरल। तो आप ये ध्यान रखना, जब समीक्षात्मक संप्रदाय की बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, इकोनॉमिक और कल्चरल की बात कर रहे हैं। तो इस पर्सपेक्टिव से ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान देने वाला है। नेक्स्ट है हमारा, कौन सा अनुच्छेद पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। तो ये मैंने कई बार बताया है, आर्टिकल 15(4) एंड 16(4) जो है वो पिछड़े वर्गों के कल्याण से संबंधित है। जब हम परिवार को व्यक्तियों के गठित समूह के रूप में देखते हैं तो उसको क्या कहेंगे। हमने बताया था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। किसी भी चीज़ को जब हम एक गठित समूह के रूप में देखेंगे तो वो समिति हो जाएगा, फैमिली हो या कुछ भी हो। कौन सा सामाजिक संरचना का पहलू नहीं है। तो सामाजिक संरचना में क्या क्या चीज़ें आती हैं ये भी मैंने आपको बताया था जब हम आपको बता रहे थे। पार्सन्स ने कई चीज़ें बताई हैं, सोशल स्ट्रक्चर में 5 तत्व दिए हैं। तो उसमें वो नॉर्म्स की बात करते हैं, संस्था की बात करते हैं, भूमिका और परिस्थिति की बात करते हैं, लेकिन भाषा की बात नहीं करते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किन विवाहों की मनाही नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें हैं और ये भी कई बार कंफ्यूज कर देता है। पीजीटी 2021 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, कई लोगों का गलत हो गया था। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अकॉर्डिंग अगर पूछेगा और पूछ रहा है कि किन विवाहों की मनाही करता है, किसको मना करता है, तो उसने साफ साफ मना किया है सपिंड विवाह को। और वैसे तो ये तीनों ही मना है, अगर हिंदू विवाह के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग, अधिनियम के अकॉर्डिंग नहीं पूछेगा तो तीनों ही मना है। लेकिन अगर अधिनियम के अकॉर्डिंग पूछेगा तो सपिंड विवाह को मना कर दिया गया है। और सगोत्र और सप्रवर है उन पे जो प्रतिबंध थे उनको हटा दिया गया है। और सपिंड में उन्होंने कई पीढ़ियों की बात की है कि 5 पीढ़ी से नहीं हो सकते, 3 पीढ़ी से नहीं होते। जब हम आपको विवाह पढ़ाएंगे तब उसमें एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आप इसको याद कर लीजिएगा कि जो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 है उसके अकॉर्डिंग सपिंड को मना कर दिया गया है। और एक दूसरी ट्रिक है, अगर वो पूछेंगे या तो सगोत्र या सप्रवर एक साथ रहेगा और या फिर सपिंड अकेला रहेगा, तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। अगर आपको कन्फ्यूजन होने लगे तो सपिंड अलग रहेगा अकेला, और अगर सगोत्र और सप्रवर होगा तो ये दोनों एक ही साथ पूछे जाएंगे। तो आपको ये भी याद, एक ट्रिक ये भी हो सकती है इसको लर्न करने की। संस्कृताइजेशन से तात्पर्य क्या होता है। तो जाति संरचना में परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन, जाति संरचना का परिवर्तन। तो ये नहीं होता है, ये होता है पोजिशनल चेंज होता है, स्थिति में चेंज होता है। इसलिए इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण निम्नलिखित में से किसकी ओर ले जाता है। तो वो ले जाता है
जो प्रौद्योगिकी आधुनिकीकरण है वो श्रमिकों के विस्थापन की ओर ले जाएगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है बुजुर्गीकरण क्या है। तो ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बताया था जब हायर एजुकेशन का करा रहे थे, उसमें ये पूछा गया था। तो उसमें ये था श्रमिक वर्गों की जो मध्यवर्गीय आकांक्षाओं की जीवन शैली है उसकी जब रचना प्रक्रिया होती है तो बुजुर्गीकरण होता है। तो ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन समिति का लक्षण नहीं है। तो लोगों की सामूहिकता, कतिपय उद्देश्यों का होना, स्वैच्छिक सदस्यता, आधुनिक मानदंडों का अनुसरण। मैंने सर्कल इसलिए किया है क्योंकि इसमें भी क्वेश्चंस में जो प्रॉब्लम है वो है क्योंकि किसी में इस ऑप्शन ए को माना है और किसी में ऑप्शन डी को माना है। लेकिन जो मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए वो ऑप्शन ए प्लस डी दोनों होना चाहिए, क्योंकि समिति में ना तो मानदंड होते हैं और ना ही लोगों की सामूहिकता होती है। वो तो लोगों के उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाई जाती है, उद्देश्यों की पूर्ति के बाद समाप्त हो जाती है। तो मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही आंसर नहीं होने चाहिए, ऑप्शन ए एंड डी। लेकिन जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। फिलहाल आयोग ने शायद इसको रॉन्ग माना था, इसका कोई वो नहीं दिया गया था क्योंकि इस टाइम पे आते थे लोग अवेयर हो गए थे तो ऑब्जेक्शन किया होगा, तो ये क्वेश्चन रिजेक्ट हो गया होगा और इसका कॉज यही रहा होगा क्योंकि ऑप्शन ए और डी दोनों ही इसके आंसर हैं। नेक्स्ट है हमारा जब एक संस्कृति के प्रभाव से संपूर्ण जीवन पद्धति परिवर्तन की प्रक्रिया में होगी। तो जब संपूर्ण जीवन की पद्धति प्रक्रिया उसमें चेंजेबल होती है तो वो हो जाती है पर संस्कृति ग्रहण। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता है। तो संस्कृति की विशेषता क्या है। संस्कृति की विशेषता एक दैवीय उपहार है। नो। संस्कृति समाज द्वारा निर्मित है। हाँ, समाज द्वारा तो निर्मित होती है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक जो असंस्कृति है वो आनुवांशिक विरासत है। तो नो, आनुवांशिक विरासत नहीं, वो कौन सी विरासत होती है। कल्चर जो होती है वो सामाजिक विरासत होती है। कहीं आप विरासत के चक्कर में कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए हमने मेंशन कर दिया। आनुवांशिक विरासत नहीं होती लेकिन विरासत तो होती है। कौन सी होती है, सामाजिक विरासत। तो इस वजह से ये गलत है। और संस्कृति पर्यावरण का हेर फेर है। तो नहीं, हेर फेर नहीं, वो उसका भाग होती है पर्यावरण का। तो इसलिए जो करेक्ट लिखा है वो बी, ऑप्शन बी करेक्ट है। संस्कृति समाज द्वारा निर्मित होती है। और सी भी करेक्ट हो सकता था अगर आनुवांशिक की जगह सामाजिक लिखा होता तो। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन संस्कृति का तत्व नहीं है। तो संस्कृत का तत्व प्रतीक है, प्रतिमान है, भाषा है, लेकिन स्त्रीकरण तो असमानता का प्रतीक है। अंतर्जातीय विवाह के कारण किसी व्यक्ति का अपनी जाति से जो निष्कासन है वो क्या है। तो अगर अंतर्जातीय की वजह से किसी भी उसका व्यक्ति का निष्कासन किया जाएगा तो वो हो जाएगा नेगेटिव कंट्रोल का। और ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट है धर्म, परिवार, विवाह, जाति आदि। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूजीसी में तो पूछा ही गया है। और अभी जो 2021 वाला पीजीटी जो लेटेस्ट हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया था और तब कई लोगों का गलत हो गया था। अब में भी ये तो बहुत बार आ चुका तो हो सकता ना गलत हो। धर्म, परिवार, विवाह, जाति, ये तीनों जो हैं वो तीनों ही सामाजिक संस्था का उदाहरण है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। कहीं कहीं पे इसको ऑप्शन सी भी दे रखा है, सामाजिक मानक, जो कि रॉन्ग है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को करेक्ट फाइंड आउट कर लीजिएगा। इसमें तो फिलहाल इन्होंने करेक्ट दिया है, इसका करेक्ट आंसर है सोशल इंस्टीट्यूशन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। तो ये क्वेश्चन भी बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता था। ये क्वेश्चन 2 जगह पूछा जा चुका है अभी तक, यूजीसी में पूछा गया है और आरपीएससी में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन भी इस पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बताया था। अब इसमें पूछ क्या रहा है, वैवाहिक प्रतिबंध से संबंधित नहीं है। तो जो निकटाभिगमन निषेध है वो तो संबंधित है, बहिर्विवाह जो है वो भी संबंधित है, अंतर्विवाह जो है वो तो है ही। लेकिन बहुपति विवाह तो पाया जाता है ना, तो बहुपति विवाह इसलिए प्रतिबंध नहीं है क्योंकि कहीं कहीं आज भी बहुपति विवाह पाया जाता है या पहले पाया जाता रहा है। लेकिन जो निकटाभिगमन है वो कभी आपस के संबंधियों, सगे संबंधियों में विवाह नहीं हो सकता, इसलिए प्रतिबंध है। बहिर्विवाह, गोत्र बहिर्विवाह और जैसे कि कास्ट के बाहर है, इस तरह से विवाह नहीं हो सकता, इसलिए उस पर प्रतिबंध है। और अंतःविवाह अपनी जो मतलब एकदम क्लोज हैं,
जैसे कि उसमें माना जाता है कि गोत्र अपने गोत्र में नहीं कर सकते, ऐसे कुछ प्रतिबंध होते हैं, तो वो है। और जाति के बाहर नहीं कर सकते, तो इन सब में प्रतिबंध है। लेकिन बहुपति पे प्रतिबंध नहीं रहा क्योंकि पाया गया है, तो इस वजह से ये वाला नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगा के करेंगे तो आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। लेकिन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई जगह पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, किस वर्ष ने हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू के तलाक के प्रावधान दिए थे? तो जब तलाक की बात करते हैं तो 1955 में उन्होंने दिया था। ये भी कई बार पूछा गया है। और इसमें जो धारा अगर पूछ ले कभी, तो इसकी धारा 13 है। तो धारा जो 13 थी उसके अंतर्गत जो भी स्त्री थी वो मतलब पुरुषों को अदालत द्वारा विवाह निषेध की मांग करने का अधिकार उसको दिया गया था। तो अभी तक धारा नहीं पूछा है, तो धारा 13 है, आप ये याद रखना। हिंदुओं के जो तलाक के प्रावधान है उसमें धारा 13 लगती है। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करें अगर, तो हमारा है इको फेमिनिज्म के विकास का मुख्य आधार क्या है? तो इको फेमिनिज्म तो आपको पता ही है, स्त्रियों का प्रकृति से संबंध हो जाएगा। लिविंग रिलेशन एक नवीनतम प्रघटना है जो निम्न में से किस समाज में पाई जाती है? तो लिविंग आपको पता है विश्वनगर की घटना है, वहीं पाई जाएगी और गांव में तो पाई नहीं जाएगी। जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने रेफरेंस ग्रुप सिद्धांत का यूज़ किया था? तो रेफरेंस ग्रुप को जो सिद्धांत का यूज़ किया था वो किया था श्रीनिवास ने, और ये भी यूजीसी में पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नियोजित सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन से संबंधित है? तो ये तो बहुत बार पूछा जा चुका है। नियोजित इंडियाज चेंजिंग विलेज जो दुबे की थी, उस पर उन्होंने जो सीडीपी के बाद जो भी वो चेंज आए थे उसका अध्ययन उन्होंने किया था, प्रभाव देखा था। भारत में माता पिता अपनी पुत्रियों को ससुराल में उत्तम पत्नी पुत्री के रूप में बनने के लिए तैयार करते हैं। तो वो क्या होता है, जब वो भावी पीढ़ी के लिए तैयार करते हैं तो एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाता है। इसलिए ये क्वेश्चन यूजीसी नेट में भी पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है। तो पीजीटी 2013 का जो आप पेपर आपने देखा उसमें बहुत सारे ज़्यादातर क्वेश्चन जो रिपीट हुए थे वो यूजीसी नेट से रिपीट हुए थे, और यहाँ से स्टैंडर्ड थोड़ा हाई होने लगा था, तो क्वेश्चंस की क्वालिटी इंप्रूव थी। लेकिन फिर भी आप देख रहे हैं जो भी हमारे पब्लिकेशन जो हमारे पास अवेलेबल है उनमें कितनी मिस्टेक्स होती है, तो इसलिए उनको क्रॉस चेक करना इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन के पर्सपेक्टिव से आप कोई भी पब्लिकेशन का पेपर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप उनके आंसर्स पे बिलीव मत करिए, उनको क्रॉस चेक करिए, उसके बाद ही उनको लर्न करिए। भारतीय ग्रामीण समाज में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक अवांछित स्थिति उत्पन्न हुई? तो सबसे ज़्यादा क्या हुआ, विकृषिकरण और आत्महत्याएं हुई, और ये भी यूजीसी में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है, निम्नलिखित में से कौन तृतीयक नातेदार हैं? तो तृतीयक नातेदार है ससुर का भाई, ये करेक्ट आंसर है। इसमें तो ठीक दे रखा है, लेकिन कहीं कहीं पे इसका आंसर सी दे रखा है, ऑप्शन सी माता का भाई, जो कि सही नहीं है। तो इसलिए अगर किसी में पब्लिकेशन में दूसरा आंसर है तो आप उसको चेकआउट कर लें, आंसर करेक्ट है इसका, आंसर डी। नेक्स्ट है, महुआ के संयुक्त परिवार की संरचना प्रक्रियात्मक एकता का अध्ययन किसने किया? जब भी महुआ की बात होगी आईपी देसाई ने किया है, और हमने बताया था इनडायरेक्टली अगर पूछेगा तो एआर देसाई का भी काम है। नेक्स्ट है, कृषक समाज के सामाजिक एवं सांस्कृतिक विश्लेषण के लिए किसने लघु परंपरा एवं बृहद परंपरा की अवधारणाओं को प्रतिपादित किया है? तो ये तो आपको पता ही है, लघु परंपरा बृहद परंपरा की बात होगी तो आंसर हो जाएगा रेडफील्ड। शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की संकल्पना किस पर आधारित है? तो शक्ति के परिवर्तनशील जोड़ की जो अवधारणा है वो मूल्य सामंजस्य के लिए अनिवार्य है, और ये क्वेश्चन भी यूजीसी नेट में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा। मूल्य सामंजस्य किसके लिए अनिवार्य होता है? सोसाइटी के लिए अनिवार्य होता है, ठीक है। और क्या है, मूल्य सामंजस्य की बात हो रही है यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की अनुसूची जो 6 है वो किससे संबंधित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और ये संबंधित है अनुसूचित जनजाति से। तो अनुसूची जो 6 थी वो असम में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से संबंधित थी। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, कॉमन क्वेश्चन है। पोस्टल स्कूल उनके सुधारों के लिए है, किसके सुधारों के लिए? पोस्टल स्कूल किशोर अपचारी के लिए है। भारतीय राजनीति में सर्वोदय संप्रदाय का सबसे पहले यूज़ किसने किया था? तो जब सर्वोदय की जब बात होती है तो उसमें गांधी ही आएंगे, क्योंकि जो सर्वोदय
जो समाज की जो उन्होंने बात की थी, वो जो उनकी बुक थी 1908 में जो पब्लिश हुई थी, अनटू दिस लास्ट जो थी, वो उसका अनुवाद उन्होंने जो गुजराती में किया था, उसमें वहाँ से उसमें उन्होंने नाम दिया था सर्वोदय समाज। तो ये तो करेक्ट आंसर दिया हुआ है और इम्पोर्टेंट है, आप इसमें कंफ्यूज ना हो। भारत में जनसंख्या शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है? तो वो है शहरीकरण और पर्यावरण संबंधी समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना। इस पे ध्यान केंद्रित नहीं किया गया है क्योंकि वो जनसंख्या शिक्षा की बात करते हैं तो जनसंख्या की ही बात होगी। आप यहाँ से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि इन तीनों में ही जनसंख्या की बात हुई है, जबकि पहले वाले में बात नहीं हुई, इसलिए ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। तो करेक्ट है। मानव समाजों का कृषि से उद्योग और पशु उद्योग में स्थानांतरण मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किसके कारण हुआ है? तो ये जो हुआ है प्रौद्योगिकी नवीनता के कारण हुआ है। उत्पादकता के लिए ज्ञान का प्रयोग इसके लिए भी हुआ है, तो इस वजह से ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद के मूलभूत सिद्धांतों में समाविष्ट है। तो इसमें क्या क्या है? जो प्रतीकात्मक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के बारे में पूछ रहा है और ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी में पूछा गया है, तो इस लिहाज से ये क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है? उसमें सोचने की क्षमता होती है। सामाजिक संस्थाएं तथा सामाजिक अंतःक्रिया, मानस और सामाजिक चेतना, और जब भी सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात होगी तो मीनिंग और सिंबल्स की तो बात होती ही होती है। इस वजह से ऑप्शन 4 भी करेक्ट हो जाएगा। अर्थ तथा प्रतीक जो क्रिया अंतःक्रिया को सुलभ बनाते हैं। तो जब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात होगी तो आपको 2 चीज़ें ध्यान रखना है, मीनिंग सिंबल के साथ साथ क्या? सोचने की क्षमता। तो आपको सोचने की क्षमता इसमें याद करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसका आंसर फर्स्ट और 4 हो जाएगा, करेक्ट आंसर दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो प्राथमिक समूह कौन सा नहीं है? स्काउट, साथी समूह, विद्यार्थियों की कक्षा, परिवार। तो ये जितने भी दिए हैं ये सारे प्राथमिक समूह हैं, लेकिन स्काउट सेकेंडरी ग्रुप है। नेक्स्ट है सामाजिक संस्था का समुचित उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? तो ये क्वेश्चन पीजीटी में अक्सर पूछा जाता रहा है और इसमें जो आंसर है वो बाजार को माना गया है, करेक्ट आंसर है। वैसे इस क्वेश्चन में कहीं-कहीं पे ये ऊपर वाला जो प्राथमिक समूह है इसमें कहीं-कहीं पे आंसर ए और सी दोनों को माना गया है, स्काउट और विद्यार्थियों की कक्षा। लेकिन अगर उस हिसाब से देखा जाए तो दोनों ही हो सकता है, ऑप्शन ए और सी। पर फिलहाल जो दोनों में से अगर एक चूज़ करना होगा तो आप ए को, स्काउट को चुन सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा ही सेकेंडरी ग्रुप है, क्योंकि प्राइमरी विद्यार्थियों की कक्षा में कुछ ग्रुप होते हैं जिसमें प्राइमरी रिलेशन पाए जा सकते हैं। लेकिन फिर भी मुझे लगता है शायद इसको कमीशन ने रॉन्ग माना था और इसको नहीं मार्क्स दिए गए थे, शायद डिलीट कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा वैसा है जिसमें डाउट हो सकता है, लेकिन फिलहाल अगर ऐसा ऑप्शन आए तो आप स्काउट को ही क्लिक करिएगा और इसके आंसर वैसे दोनों होने चाहिए, ए और सी। नेक्स्ट है हमारा सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्तियों के सकारात्मक मूल्य होते हैं। तो सोशल चेंज की जो प्रोसेस है तो उसमें क्या हो जाएगा? इसमें ग्लोबलाइजेशन, शहरीकरण, विकास, आर्थिक समृद्धि। सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया जिसके लिए व्यक्ति के सकारात्मक मूल्य होंगे। तो जब पॉजिटिव डेवलपमेंट होगा तो वो डेवलपमेंट में आएगा। निम्नलिखित में से किसने ज्ञान के पदक्रम का पक्ष नहीं लिया है? यहाँ पूछ रहा नहीं लिया है, तो फूको ने नहीं लिया है। दरखाइम, वेबर, कॉम्टे ये सब ज्ञान के पक्षक्रम का जो पदक्रम है उसका पक्ष लेते हैं। गांधी के सत्याग्रह को वेबर ने किस एक प्रकार की सामाजिक क्रिया के प्रकार के उदाहरण के रूप में माना था? तो वो उन्होंने माना था मूल्य तार्किक क्रिया, तो उसमें करिस्मेटिक क्वालिटीज़ कुछ उनमें थी। नेक्स्ट है हमारा वर्ग व्यवस्था का प्रथम उल्लेख किसमें मिलता है? तो वर्ण की बात ऋग्वेद में की गई है, करेक्ट आंसर है। मानव चक्र, ह्यूमन साइकिल जो बुक है वो किसकी बुक है? तो ये अरविंदो की बुक है, अरविंद घोष की बुक है। इम्पॉर्टेंट है, इनकी यही बुक फेमस है, यही पूछी जाती है।
पीजीटी में ही पूछी जाती है और किसी में नहीं। ऐसा कौन सा कारक नहीं है जिससे लोग गांव से शहरों की ओर आ रहे हैं? तो ऐसा कौन सा कारक नहीं है? ग्रामीण क्षेत्रों में दहेज प्रथा में वृद्धि ये कारक नहीं है जिसकी वजह से गाँवों से लोग शहर आ रहे हैं। तो शहर क्यों आ रहे हैं? बेरोजगारी की वजह से आ रहे हैं, गरीबी की वजह से आ रहे हैं, कुटीर एवं घरेलू उद्योगों का ह्रास हो रहा है, इस वजह से आ रहे हैं, दहेज प्रथा की वजह से तो थोड़ी ना आ रहे हैं, वो तो शहर में भी होती है। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का तत्व नहीं है? तो मैंने आपको पहले बताया था भूभाग समुदाय का तत्व है, हम की भावना है, इंटरडिपेंडेंसी, लेकिन विविधता के बाद समुदाय में नहीं होती है, तो इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हिंदू उत्तराधिकार 1956 ये भी पूछा जाता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम बना कब? 1956 में। जिन समुदायों में उत्तराधिकार संबंधी विषयों को नियंत्रित करता है वे कौन कौन से हैं? तो हिंदू उत्तराधिकार में आते हैं आपके हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ये सभी लोग आते हैं और ये बना कब? 1956 में। ऑप्शन सी करेक्ट है। मूल्यों के समाजशास्त्र के जनक कौन है? तो ये हैं राधा कमल मुखर्जी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। सममित परिवार की अवधारणा किसने दी है? रिपीटेड है, आपको पता ही है। इसमें यंग और विल्मॉट आते हैं और ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट है यांत्रिक समय, ये तो मैंने आपको बताया ही है, दरखाइम का है। और नीचे उल्लिखित जनजातियों में से कौन सी मातृवंशी जनजाति है? तो ये भी आपको पता ही है, खासी। मैंने अभी 2000 जो इसके पहले किया था 11 उसमें पूछा गया था, तो ये आपको पता ही है। आधुनिक भारत में पंचायतों के निम्नलिखित रूप में विशेषित किया गया है। किसको किया गया है? आधुनिक भारत में पंचायत की बात हो रही है इसमें, तो पंचायती में क्या क्या आता है? ये क्वेश्चन भी आपका यूजीसी में पूछा गया है, इस पर्सपेक्टिव में इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें तृणमूलक स्तर पर लोगों की भागीदारी, आत्मनिर्भर, स्त्रियों का सशक्तिकरण और नौकरशाही पर नियंत्रण, ये सभी चीज़ों की बात ये पंचायती राज में की गई है, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है वह प्रोसेस जिसमें निम्नलिखित में के रूप में जानी जाती है जिसके द्वारा असहाय मनुष्य धीरे धीरे आत्मबोध करेगा। तो यहीं पे आपको मिल गया आंसर, समाजीकरण हो जाएगा, आगे पढ़ने की नीड ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा है मर्डाक के अनुसार कितने संबंधी द्वितीयक नातेदारी की श्रेणी में आते हैं? तो द्वितीयक में आते हैं 33। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। दृश्य घटना विज्ञान किसका आमूलचूल विकल्प है? ये बहुत पूछा गया है, यूजीसी में भी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका ऑप्शन है प्रत्यक्षवाद। और ये इसके साथ साथ आरपीएससी 22 में भी पूछा गया है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए आरपीएससी 22 में भी पूछा गया और यूजीसी में भी पूछा जा चुका है, तो इस वजह से ये इम्पोर्टेंट है। और जो फिनोमेनोलॉजी है वो प्रत्यक्षवाद का अल्टरनेटिव है। नेक्स्ट है दुर्खीम के अनुसार मानव अभिकरण किसके विरुद्ध होता है? तो मानव अभिकरण विरुद्ध होता है सामाजिक संरचना के। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल अस्पृश्यता की बात करता है? आर्टिकल 17। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पंचायती राज का जो मुख्य उद्देश्य है, मैंने आपको इसके पहले भी बताया था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पीजीटी में कई बार पूछा जाता है, तो विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी बढ़ाना। निम्नलिखित में से किसने प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्र का जनक माना जाता है? तो प्रघटना शास्त्री समाजशास्त्री जो जनक हैं वो है सूट्स। निम्नलिखित में से किस अवधारणा का सीधा संबंध सोशल चेंज से है? तो सोशल चेंज किस में होगा? संस्कृताइजेशन में होगा, क्योंकि वो निम्न जातियां जो हैं वो दूसरे में चेंज हो जाती है। इकोनॉमी एंड सोसाइटी बुक किसकी है? तो इकोनॉमी एंड सोसाइटी बुक हमने आपको बताया था वेवर की है। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन एक समय स्पष्ट दिखाई देता है, तो आपको वो ढूंढना है कि कब रीसोशलाइजेशन होगा। जब लड़की का विवाह अभी हुआ है, बच्चे ने जन्म लिया है, या क्रांतिकारी दल के रूप में काम करेगा, या बच्चा विद्यालय जाना स्टार्ट करेगा। तो ये क्वेश्चन भी यूजीसी में पूछा गया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें रीसोशलाइजेशन की बात कर रहा है, ना कि एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन की। तो रीसोशलाइजेशन कब होगा? जब क्रांतिकारी दल के रूप में कोई सदस्य कार्य करेगा। जॉइंट फैमिली इन अर्बन सेटिंग बुक किसकी है? वो है एडी रॉस की। नेक्स्ट है एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में विशेषताओं के पारेषण को समाजशास्त्र की शब्दावली में क्या कहा जाता है? तो जब पारेषण की बात होगी तो ये हो जाएगा विस्तारण। ये भी यूजीसी में पूछा गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है और ये सारे ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा भारत में समन्वित जनजाति विकास पर जो परियोजना है वो कब स्टार्ट की गई थी?
तो यहाँ पे ध्यान देने योग्य ये बात है, जब जनजाति की बात होगी तो वो 1975 है, ना कि 1980, इसलिए ये रॉन्ग दिया है आंसर। जब भी ट्राइबल की बात होगी तो वो 1975 हो जाएगा। लेकिन समन्वित ग्रामीण, अगर इसकी जगह ग्रामीण दिया होगा, ग्रामीण विकास परियोजना दिया होगा, तब आपका आंसर होगा 1980। तो मैंने दोनों बता दिए, अगर ट्राइबल है तो 75, अगर ग्रामीण है तो 1980, इसमें रॉन्ग दिया है। सामाजिक स्त्रीकरण की प्रक्रियाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका जो सही अनुक्रम है, पहले तो आप ये जान लीजिए, दिया किसने है, ये दिया है ट्यूमिन ने। और इसमें जो सबसे पहले बात होगी वो डिफरेंशिएशन से स्टार्ट होती है, क्योंकि जब आप ऐसे याद करेंगे पहला और आखिरी क्या है तो भी आप इसको करेक्ट कर पाएंगे। तो आपने मैं पहला बता रही हूँ, पहला विभेदीकरण से स्टार्ट होकर लास्ट में आपको लाभ मिलेगा, मतलब इनाम लास्ट में मिलेगा। तो क्या होगा, पहला विभेदीकरण और लास्ट में इनाम आपको यही मिल गया, अगर आपको नहीं लर्न है तो। लेकिन आपको याद करना तो चारों पड़ेगा, तो फिलहाल आपको ना याद हो तो आप 2 याद कर लेना। सबसे पहले डिफरेंट, मतलब कई लोग हैं, जैसे कई सारे बच्चे हैं लाइन में खड़े हैं, तो पहले तो हम इनको डिफरेंशिएट कर दें, विभेदीकरण करके कि भाई ये अच्छे हैं ये ख़राब हैं, तो ये वाले निकल गए। अब बचे इसमें, ये अच्छे बचे हैं, तो अब इनको हम क्या करेंगे, इनको एक श्रेणी में लगाएंगे। ये 3 बच्चे बचे हैं, तो एक आया फर्स्ट, एक आया सेकंड, एक आया थर्ड, तो हमने इसको श्रेणी क्रम में लगा दिया। अब हमने इसमें से मूल्यांकन किया कि ये वाला ज़्यादा अच्छा है, ये वाला कौन सा ज़्यादा अच्छा है। मूल्यांकन करने के बाद देखा ये फर्स्ट वाला ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने इसको गिफ्ट दे दिया, इसलिए इसको लाभप्रद कर दिया। तो अब इसे गिफ्ट मिले। तो 3 प्रोसेस हुए इसमें, पहले हमने इन सभी को डिफरेंशिएट किया, उसके बाद हमने इनकी श्रेणी बनाई फर्स्ट सेकंड थर्ड में, उसके बाद मूल्यांकन किया, फिर फर्स्ट वाले को हमने गिफ्ट दे दिया। तो इस तरह से याद करेंगे तो लर्न हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन का अवरोधक नहीं है? तो सामाजिक परिवर्तन में कौन बाधक नहीं है ये पूछ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, आर्थिक लागत, निहित स्वार्थ, जड़ता, ये सब बाधक हैं, लेकिन कंपटीशन बाधक नहीं है, वो तो और अच्छा बनाता है। स्वास्थ्य तथा शारीरिक क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए आवश्यक मूलभूत संसाधन के अभाव के साथ किस प्रकार की निर्धनता से संबंधित किया जाता है? तो इसमें हो जाएगा, जब हम यहाँ पे मूलभूत आवश्यक जो आवश्यकताएं वही हम जब उन्हीं का अभाव है, जब उन्हीं को नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो हो जाएगा पूर्ण निर्धनता, यानी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। क्योंकि जब बेसिक नीड ही आपकी पूरी नहीं होगी तो वो हमारी पूर्ण निर्धनता मानी जाएगी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण की एक औपचारिक एजेंसी है? तो यहाँ पे फॉर्मल एजेंसी की बात कर रहा है, तो ये सारी अनौपचारिक हैं, और स्टेट जो है वो औपचारिक एजेंसी है। भारतीय प्रसंग में मलिन बस्तियों की जनसंख्या में वृद्धि ये बताती है कि ग्रामीण गरीबी का विस्तार हो रहा है। LIC के कलकत्ता स्थित प्रधान कार्यालय में क्लर्क के पद पर कार्यरत व्यक्ति का दिल्ली स्थित कार्यालय में उसी पद पर आ जाना। तो जब सेम पद है तो क्या होगा, सेम पद है तो इसमें क्या होगा, हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होगी, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट है। और कहीं कहीं इसका दिया था आंसर ऑप्शन डी, वो इनकरेक्ट था, तो जिसके में रॉन्ग दिया वो चेंज करेक्ट कर लें। सोसाइटी इन इंडिया जो बुक है वो किसकी है? सोसाइटी इन इंडिया बुक है डेविड मेंडलबाम की, तो आंसर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा हमारा जो क्वेश्चन है, मुस्लिम संप्रदाय में पाए जाने वाला विवाह का अस्थायी स्वरूप जो है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मुता। तो ये इम्पोर्टेंट, मतलब PGT में काफ़ी पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी के साथ साथ आपने देखा, आपने PGT का 2013 वाला पेपर जो सॉल्व किया, इतना लेटेस्ट सॉल्व करने के बाद भी आपको आंसर्स में इतनी मिस्टेक करती हैं, तो आपको एक बार जितने भी PGT के पेपर्स हुए वो सभी को क्रॉस आउट चेकआउट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे आप लॉस में चले जाएंगे। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक बार आप सभी अपने पेपर को कुछ ना करिए तो एक बार अपने आंसर्स को मैच कर लीजिए, उसके बाद ही पेपर सॉल्व करिए, अदरवाइज आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। और इसी के साथ साथ हमने 2013 वाला भी सॉल्व कर लिया। अब मेरे केवल 2 पेपर बचे हैं, तो 2016 और 2021, उनको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम अपनी सिस्टमेटिकली पढ़ाई करेंगे। और आप सभी लोग इन प्रीवियस ईयर के पेपर्स को जो भी क्वेश्चंस मैंने इंपॉर्टेंट बताए हैं और जिनका एक्सप्लेनेशन किया है और जिनके आंसर्स को क्रॉस चेक किया है, बस उनको ही रिवाइज कर लेंगे आप, तो भी आपका PGT में काफ़ी बेनिफिट आपको मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।